मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक क्षमता जगाई थी, रिफ्रेश। यह मुझे 1 मीटर के दायरे में मौजूद निर्जीव चीजों को उनके मूल अवस्था में रीसेट करने की ताकत देती थी। लेकिन असल में जब मैं किसी किताब को रिफ्रेश करता तो वो बस एक किताब ही रहती। तौलिया रिफ्रेश करता तो वो भी तौलिया ही रहता। तो जॉम्बी अपोकैलिप्स के 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड आखिरी आधा पैकेट क्रैकर्स उठाकर किसी दूसरे लड़के की गाड़ी में बैठ गई, बिना पीछे देखे। जाते जाते उसने एक खाली नूडल कप मेरे पैरों के पास फेंक दिया, जैसे मैं कोई आवारा कुत्ता हूं। मुझे दोष मत दो गैब, तुम्हारी क्षमता बहुत बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो भूख से मर जाऊंगी। निराशा में मैं उस खाली कप को घूरता रहा और अचानक मेरे दिमाग में एक पागल सा आइडिया आया। रिफ्रेश! अचानक ब्रेस्ट बीफ की तेज खुशबू हवा में फैल गई और फटे हुए पैकेज के नीचे सलीके से रखे नूडल्स और 3 सीजनिंग पैकेट दिखाई दिए। मैं जम गया। तो मेरी क्षमता बेकार नहीं थी, हम सबने इसे गलत समझा था। यह मूल अवस्था में रीसेट का मतलब यह नहीं था कि चीज अभी कुछ सेकंड पहले जैसी हो जाए, बल्कि अपनी फैक्ट्री फ्रेश हालत में लौट जाए। एक खाली नूडल कप की मूल अवस्था क्या थी? एक बिल्कुल नया अनोपन कप नूडल्स। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि शुद्ध उत्साह से। मैंने इस लुटे हुए कन्वीनियंस स्टोर को देखा। शेल्फ पर फटे हुए स्नैक पैकेट, खाली बोतलें और कचरा पड़ा था। सबके लिए यह बेकार था, लेकिन मेरे लिए अब यह एक अंतहीन खजाना था। मैंने तुरंत नूडल्स उबालने की जल्दबाजी नहीं की। इस अपोकैलिप्स में खाने की खुशबू खतरा बुला सकती थी। मैं सावधानी से दूसरी मंजिल के स्टोरेज रूम में चढ़ा और दरवाजे को भारी शेल्फ से बंद कर दिया। सब कुछ सुरक्षित होने के बाद मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली कप को फर्श पर रखा और मन में रिफ्रेश सोचा। मेरे सामने रखा कप हल्का सा लहराया और तुरंत एक नया नूडल कप बन गया। मैं बार बार इसे दोहराता रहा, अपने उत्साह को मुश्किल से काबू में रखते हुए। 10 मिनट बाद मेरे पास 60 इंस्टेंट नूडल कप का छोटा सा पहाड़ बन चुका था। मेरी क्षमता का 10 सेकंड का कूलडाउन था, यानी मेरे पास अनलिमिटेड नूडल्स हो सकते थे। फिर मैंने पास पड़ी एक खाली पानी की बोतल देखी, रिफ्रेश। तुरंत 500 मिलीलीटर की एक नई पानी की बोतल सामने आ गई। मैंने खाली पड़े फर्स्ट एड किट को देखा, रिफ्रेश। एक नया फर्स्ट एड किट मेरे हाथ में था। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी, दवाई, अपोकैलिप्स में सबसे कीमती चीजें अब मेरे लिए कभी खत्म नहीं होने वाली थीं। ल्यूरोयान, तुमने कहा था मेरी क्षमता बेकार है। बस इंतजार करो, एक दिन तुम घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगोगी। अगले 3 दिन मैं खुद को इसी वेयरहाउस में बंद रखता हूं। यहां पड़े खाली पैकेज मेरे कच्चे माल बन गए। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, हर खाने की चीज को मैंने बड़े बड़े क्रेट्स में बदल दिया। ड्रिंक्स और पानी की बोतलें एक कोने में भर गईं। सबसे जरूरी, मुझे एक खाली गैस कैनिस्टर मिला। एक पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव के साथ मैं आखिरकार गर्म खाना खा सकता था। मैंने सभी खिड़कियां बंद की, पानी उबाला, 3 सीजनिंग पैकेट डाले और नूडल्स डाले। जब वो खुशबू मेरी नाक तक पहुंची, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं रोते हुए उसे खा गया। अपोकैलिप्स शुरू होने के बाद यह मेरा सबसे सुरक्षित और भरपेट खाना था। खाने के बाद मेरा दिमाग साफ हुआ। यहां छिपकर रहना कोई हल नहीं था। यह स्टोर कभी भी ज़ॉम्बीज़ से भर सकता था या किसी और सर्वाइवर के हाथ लग सकता था। मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी और मुझे हथियार भी चाहिए थे। सिर्फ खाना और पानी मुझे इस दुनिया में शिकार बना देंगे। मैंने 2 बड़े बैग में सारा सामान पैक किया। फिर दरवाजा थोड़ा खोलकर बाहर देखा। कुछ ज़ॉम्बीज़ सड़कों पर घूम रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, अपने हाथ में फ्रूट नाइफ को कसकर पकड़ा, जो अब बिल्कुल नई और तेज थी। अब निकलने का समय था। बाहर निकलना टेंशन भरा था, लेकिन बिना किसी बड़ी समस्या के हो गया। मैंने गली कूचों का इस्तेमाल करके ज्यादातर ज़ॉम्बीज़ से बचाव किया। जब कोई सामने आ जाता तो मैं एक फुल कोक का कैन उसकी तरफ फेंकता और फिर चाकू से खत्म कर देता। मेरा टारगेट था ब्लू बे रेजिडेंस, शहर के पश्चिम में एक हाई एंड इलाका। ऊंची और मजबूत दीवारें थीं, जो कुछ समय तक तो सुरक्षा दे ही सकती थीं। सबसे जरूरी, वहीं मेरे माता पिता का घर था। अपोकैलिप्स शुरू होने के समय मैं स्कूल में था और उनसे संपर्क टूट गया था। उन्हें ढूंढना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। शहर पूरी तरह ठप हो चुका था। सड़कों पर छोड़ी गई गाड़ियों का जाम लगा था। रास्ते में मैंने कई दुखद दृश्य देखे। लोग सामान के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि ल्यू रुयान का धोखा इस दुनिया में कुछ भी नहीं था।
यहां इंसानियत खत्म हो चुकी थी। तीसरे दिन शाम तक मैं ब्लूबे के बाहरी इलाके में पहुंच गया। लोहे के बड़े गेट बंद थे, दीवारों पर गार्ड तैनात थे। यह अब एक सर्वाइवर बेस बन चुका था। मैंने दूर से काफी देर तक देखा। अंदर जाने के लिए मुझे जांच से गुजरना था। मैंने अपने असली सामान को एक सीवर में छिपाया और सिर्फ थोड़ा सा खाना पानी लेकर गेट की तरफ गया, जैसे कोई आम शरणार्थी हूं। रुको, कौन है? ऊपर से आवाज आई। मैंने हाथ उठाए। मैं यहां का निवासी हूं। मेरा नाम लिन फैन है। बिल्डिंग 17 में रहता हूं। थोड़ी देर चेक करने के बाद गेट खुला। एक आदमी बाहर आया। आईडी? मैंने उसे अपना आईडी दिया। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सिर्फ तुम? सामान कहाँ है? मैंने सिर झुका लिया। रास्ते में लूट लिया गया। वह थोड़ा शक में था, लेकिन आखिरकार मुझे अंदर जाने दिया। नियम याद रखना, नए लोगों को आधा सामान देना होगा। मैंने चुपचाप उसे आधा सामान दे दिया। अंदर का माहौल थोड़ा सुरक्षित था। लोग गश्त कर रहे थे। दीवारें मजबूत की जा रही थी। कुछ लोग कम्युनिटी सेंटर में थे। ये अपोकैलिप्स में एक छोटा सुरक्षित द्वीप था। मुझे पता चला कि यहां एक आदमी भाई बाव सब कुछ संभाल रहा है। उसके पास अर्थ एलिमेंट की शक्ति थी। लोगों को काम के हिसाब से राशन मिलता था। मैंने फिलहाल कोई काम नहीं लिया। मेरा पहला काम था अपने माता पिता को ढूंढना। मैं अपने घर पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सब बिखरा पड़ा था। मैंने उन्हें आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। टेबल पर धूल जमी थी। वे कई दिनों से यहां नहीं थे। संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं। शायद वो जिंदा थे। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। एक आवाज आई, अरे लगता है एक और बच गया। मैंने झटके से सिर उठाया और देखा कि दरवाजे पर दो आदमी खड़े रास्ता रोक रहे थे। सामने वाले का सिर मुंडा हुआ था और वह मुझे साफ दुश्मनी भरी नजर से देख रहा था। मैं उसे पहचानता था। वह स्कॉर्पियन था, भाई बाव के नीचे काम करने वाला एक छोटा गुर्गा। स्कॉर्पियन ने अपने होंठ चाटे। उसकी नजरें मुझ पर ऐसे घूम रही थीं जैसे मैं काटने के लिए रखा ताजा मांस हूं। तुम्हारे घर के मालिक पर कुछ दिन पहले भाई बाव के काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बकाया थे। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब यह जगह हमारी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरे माता पिता के साथ क्या किया तुमने? बस उन्हें बाहर निकाल दिया। अपोकैलिप्स में बेकार लोगों के साथ यही होता है। लेकिन तुम थोड़े काबिल लगते हो। अगर हमारे साथ रहकर छोटे मोटे काम करोगे तो शायद तुम्हें यहां रहने देंगे। मैं कितना बेवकूफ था जो सोचता था यह जगह सुरक्षित है। असल में यहां भी जंगल का ही कानून चल रहा था। जैसे ही वे मेरे पास आने लगे, मेरा हाथ धीरे से मेरे बैग की साइड पॉकेट की तरफ खिसका। अंदर एक फ्रूट नाइफ थी जिसे मैंने धारदार बना रखा था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार हुआ, तभी दरवाजे से एक ठंडी महिला आवाज आई, रुको। स्कॉर्पियन और उसके आदमी वहीं रुक गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन आया है, उनके चेहरे पर आई मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह डर और सम्मान आ गया। दरवाजे पर खड़ी महिला काले कॉम्बैट गियर में थी। उसके हाथ में एक तांग दांव तलवार थी जिसकी धार पर अभी भी गहरे लाल धब्बे लगे थे। उसके पीछे उसकी टीम के कुछ और ताकतवर सदस्य खड़े थे। मैं उसे पहचानता था। वह शेन लिंग थी, ब्लेड स्क्वाड की कप्तान, जो गार्ड की सबसे ताकतवर टीम थी। सुना था कि उसके पास एक दुर्लभ मेटल टाइप क्षमता है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वह भाई बाव का सबसे भरोसेमंद हथियार थी। शेन लिंग ने स्कॉर्पियन को नजरअंदाज किया और सीधे मुझे देखते हुए पूछा, यहां क्या हो रहा है? मैंने तुरंत मौका पकड़ लिया। ये लोग मुझे धमका रहे हैं। स्कॉर्पियन जल्दी से बोला, कैप्टन शेन, इसकी बात मत सुनिए। इसके माता पिता पर पॉइंट्स बकाया थे। हम बस सामान लेने आए हैं। शेन लिंग की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पूरा अधिकार था। सामान लेने के लिए तुम दोनों को दरवाजा ब्लॉक करना जरूरी है? अभी यहां से निकल जाओ। स्कॉर्पियन ऐसे भागा जैसे उसे माफी मिल गई हो, अपने आदमियों को साथ खींचते हुए। खतरा टलते ही मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं लगभग गिर गया। शेन लिंग ने मुझे गौर से देखा। उसके माथे पर हल्की सिकुड़न आई। आगे से उस ग्रुप से दूर रहना, वह ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी और मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे रोका। कैप्टन शेन, क्या आपको पता है मेरे माता पिता को कहां ले गए? उनका नाम लिन जियांग वो और वांग शू में है। शेन लिंग कुछ पल सोचकर बोली, भाई बाव ने जिन लोगों के पास कोई क्षमता नहीं थी, बुजुर्गों और कमजोर लोगों को जो भारी काम नहीं कर सकते, सबको नॉर्थ गेट के बाहर एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में भेज दिया। कहा कि प्रकृति पर छोड़ दो। मेरा दिल बैठ गया। ऐसी फैक्ट्री में ना खाना ना सुरक्षा, यह तो सीधा मौत का इंतजार है। शेन लिंग के जाते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मुझे नॉर्थ गेट वाली फैक्ट्री जाना था। मुझे अपने माता पिता को ढूंढना था। लेकिन पहले मुझे ताकत चाहिए थी।
मैंने बैग से एक चॉकलेट बार निकाली और तुरंत खा ली। फिर मेरी नजर स्कॉर्पियन के छोड़े हुए स्टील पाइप पर पड़ी। वह जंग लगा और थोड़ा टेढ़ा था। मैंने उसे छुआ और रिफ्रेश किया। तुरंत मेरे हाथ में एक बिल्कुल नया चमकता हुआ स्टील पाइप आ गया। लेकिन यह काफी नहीं था। मैं किचन में गया और पापा का पुराना सर्वाइवल किट निकाला। उसमें एक मल्टीपर्पज फौजी, फावड़ा, एक सर्वाइवल कुल्हाड़ी और एक खंजर था। तीनों कुंद हो चुके थे। मैंने तीनों को रिफ्रेश किया और वे तुरंत तेज धार वाले बन गए। रात होने पर मैंने पेट्रोलिंग के शिफ्ट चेंज का फायदा उठाया और चुपचाप नॉर्थ गेट की तरफ निकल गया। यह जगह मुख्य गेट से ज्यादा सुनसान थी। सिर्फ 2 गार्ड खड़े थे, जम्हाई लेते हुए। मैंने उन्हें अलर्ट नहीं किया। मैंने एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा। रिफ्रेश की हुई नई रस्सी से मैं आसानी से 3 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ गया। दीवार के उस पार एक वीरान इलाका था। दूर एक फैक्ट्री दिख रही थी, जैसे कोई खामोश लोहे का दैत्य। हवा में सड़न की बदबू थी। कभी कभी जॉम्बी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने पाइप को कसकर पकड़ा और झुककर फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, जॉम्बीज की संख्या बढ़ती गई। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। फैक्ट्री के गेट पर करीब 1 दर्जन जॉम्बी थे। वे लोहे के दरवाजे को पीट रहे थे। अंदर से हल्की चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। मेरे माता पिता अंदर थे। मैं घबरा गया, लेकिन दिमाग ने कहा कि सीधे अंदर जाना आत्महत्या होगा। मैंने आसपास देखा और फैक्ट्री के साइड में ऊंची खिड़कियां देखी, जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर। शायद मैं वहां से अंदर जा सकता था। मैंने एक पत्थर उठाया और दूर खड़ी एक कार पर पूरी ताकत से फेंका। वह शीशे पर लगा और तेज आवाज हुई। जॉम्बीज उस तरफ मुड़ गए। मौका देखकर मैं दीवार तक दौड़ा। मैंने रस्सी निकाली, हुक लगाया और खिड़की में फेंका। वह फंस गया। मैं तेजी से ऊपर चढ़ा और अंदर कूद गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जंग लगी मशीनों से भरा हुआ। छत टूटी हुई थी, जिससे हल्की चांदनी आ रही थी। दूर से रोने और झगड़े की आवाजें आ रही थीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कोने में मैंने कई लोग देखे, ज्यादातर बूढ़े और बच्चे, और उनमें मेरे माता पिता भी थे। वे कोने में बैठे थे। माँ रो रही थी, पापा उन्हें संभाल रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आवाज दी। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मेरे माता पिता ने जैसे ही मुझे देखा, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। माँ दौड़कर मेरे पास आई। हम तीनों एक दूसरे से लिपट गए। इस अपोकैलिप्स में यह मिलन सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन तभी एक कड़क आवाज आई, अरे तू कहां से आया? एक आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर निशान था। उसके साथ कई मजबूत लड़के थे। वह यहां का लीडर लग रहा था। उसकी नजर मेरे बैग पर पड़ी। क्या है इसमें, खोलकर दिखा। मैं अपने माता पिता के आगे खड़ा हो गया। यह मेरा है। वह हंसा। यहां कुछ भी किसी का नहीं होता, सब मेरा है। उसने अपनी तलवार उठाई। बैग दे दे, नहीं तो। उसके आदमी मेरे चारों तरफ आ गए। मेरे पिता मुझे पीछे खींचकर बोले, सर इसमें बस थोड़ा खाना है, ले लीजिए, बस इसे मत मारिए। देर हो चुकी है। वह हंसा। अब मुझे इसका बैग नहीं, इसकी जान चाहिए। वह मुझ पर झपटा। मेरी आंखों में ठंडक आ गई। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। मेरे पाइप ने उसके हाथ पर जोरदार वार किया। क्रैक की आवाज आई। उसकी कलाई टूट गई। सब हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं पलटवार करूंगा। वह दर्द से चिल्लाया, इसे पकड़ो। उसके आदमी मुझ पर टूट पड़े। मैंने बैग माता पिता को दिया और लड़ने लगा। एक ने डंडा चलाया। मैं बचा और पाइप से उसके कमजोर हिस्से पर वार किया। वह गिर पड़ा। मैं हर वार सही जगह कर रहा था। मेरी स्टैमिना खत्म ही नहीं हो रही थी। 2 लोगों को गिराने के बाद बाकी डर गए। स्कार वाला आदमी मुझे घूरने लगा। तू कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजर से देखा। यहां ताकत ही सब कुछ है। तभी अचानक धड़ाम! फैक्ट्री का गेट जोर से हिला। जॉम्बीज दरवाजा तोड़ रहे थे। सब घबरा गए। गेट टूटने वाला था। मेरे माता पिता डर से कांप रहे थे। मैंने गेट देखा, पुराना और जंग लगा हुआ। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैं आगे बढ़ा और गेट को छुआ। रिफ्रेश! सबके सामने चमत्कार हुआ। टूटा हुआ गेट धीरे धीरे ठीक हो गया। कुछ सेकंड में वह नया जैसा बन गया। जॉम्बीज उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। सब मुझे हैरानी से देखने लगे। स्कार वाला हक्का बक्का रह गया। तुम्हारी शक्ति रिपेयर है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। या तो चले जाओ या मर जाओ। अब उसके चेहरे पर डर था। भाई मुझे नहीं पता था आप इतने खतरनाक हो। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस अपने माता पिता के पास चला गया। मेरी माँ ने मुझे देखा। उनकी आंखों में उलझन थी, गर्व था, चिंता थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पूरी तरह पहचान ही नहीं पा रही हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एक भरोसा देने वाली नजर से देखा। माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर उस बड़े से बैकपैक में से मैंने एक सेल्फ हीटिंग राइस मील
एक सॉसेज और एक पानी की बोतल निकाली। मैंने उन्हें दे दिया। माँ, पापा, पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। वो सभी सर्वाइवर्स जो पता नहीं कब से भूखे थे, मेरे माता पिता के हाथों में खाना देखकर जोर जोर से निगलने लगे। उनकी आंखों में बेहिसाब भूख साफ दिख रही थी। स्कारफेस और उसके लोग भी उस खाने से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। इस अपोकलिप्स में खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, और मेरा यूं कैजुअली इतना खाना निकालना गेट ठीक करने से भी ज्यादा शॉकिंग था। जब मैं खत्म हुआ तो मैं वापस स्कारफेस की तरफ मुड़ा। अब से ये जगह मैं चलाऊंगा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर किसी ने उसे साफ साफ सुन लिया। स्कारफेस का चेहरा हल्का सा फड़का। आखिरकार उसने हार मानते हुए अपना सिर झुका लिया। इस फैक्ट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड को अपने कब्जे में लेना मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान निकला। मेरे ओवरवेलमिंग पावर और एंडलेस सप्लाईज के सामने स्कारफेस की छोटी सी अथॉरिटी तुरंत बिखर गई। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला। इस अपोकलिप्स में लोग भी एक रिसोर्स होते हैं। मैंने उन्हें गार्ड ड्यूटी और ज़ॉम्बी क्लीनअप में लगा दिया। खाना और लॉजिस्टिक्स मैं खुद संभालता था। हर दिन मैं खुद को एक प्राइवेट रूम में बंद कर लेता, दिखाने के लिए कि मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं जितनी तेजी से हो सके उतना खाना तैयार कर रहा होता था। जब रोज की जरूरतें पूरी हो जाती तो एक के बाद एक क्रेट भरकर फ्रेश सप्लाईज सबके सामने आ जाती। अब तक हर कोई मुझे सिर्फ ऑ और रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगा था। सबको लगता था कि मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जिससे मैं इतनी बड़ी मात्रा में सामान स्टोर कर सकता हूं। खाने और सुरक्षित शेल्टर के साथ धीरे धीरे सर्वाइवर्स फिर से संभलने लगे। मेरी मैनेजमेंट में वो छोड़ी हुई फैक्ट्री पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड हो गई। मेरे माँ पापा मेरे राइट हैंड बन गए। लोगों को मैनेज करने और सप्लाईज बांटने में मेरी मदद करने लगे। उन्होंने बाकी लोगों के बीच अपनी इज्जत और गर्व वापस पा लिया। उनकी हिम्मत हर दिन और बढ़ती जा रही थी। सब कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन एक चीज अभी भी मेरे मन पर भारी थी। वो थी ब्लू बे कम्युनिटी। वो प्रॉपर्टी मैनेजर बाओ, जिसने मेरे जैसे बेबस बुजुर्ग लोगों को बाहर निकाल दिया था, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। मैं उससे इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा। और वैसे भी ब्लू बे की सिक्योरिटी और रहने की कंडीशंस इस टूटे फूटे फैक्ट्री से कहीं ज्यादा बेहतर थीं। मैं अपने माता पिता और उन सभी लोगों को जो मेरे साथ खड़े रहे एक असली घर देना चाहता था। अब समय आ गया था वापस जाकर बाओ से निपटने का। एक हफ्ते बाद मैंने सारी तैयारी कर ली। मैंने फैक्ट्री में पड़े कई पुराने स्कूटर्स को अपनी एबिलिटी से रिस्टोर कर दिया, उन्हें फुल चार्ज और बिल्कुल नया जैसा बना दिया। मैंने डजन्स की संख्या में नए प्रोटेक्टिव सूट्स, हेलमेट्स और स्टील टोड बूट्स तैयार किए। हथियारों के लिए स्टील पाइप्स और एक्सिस के अलावा मैंने लोगों से फैक्ट्री का स्टील लेकर शार्प स्पीयर्स बनवाए। जहां तक स्कारफेस और उसके टॉप लोगों की बात है, वो अब पूरी तरह मेरे वफादार हो चुके थे। मैंने उन्हें खाना और सुरक्षा दी थी, जो इस अपोकलिप्स में किसी की जान बचाने जैसा था। मैंने 20 सबसे मजबूत टीम के सदस्यों को चुना, जिसमें स्कारफेस भी शामिल था। जाने से पहले मैंने टीम की तरफ देखा और एक छोटा सा पेप टॉक दिया। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे, हम अपना हक लेने जा रहे हैं। ब्लू बे में मजबूत दीवारें हैं और आरामदायक घर हैं। हम वहां एक सच में सुरक्षित घर बनाएंगे। जो मेरे साथ है गाड़ी में बैठ जाए। किसी ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जो मैंने किया था उसे देखने के बाद सबको मुझ पर अंधा भरोसा हो गया था। 20 गाड़ियों का एक काफिला पूरी ताकत के साथ ब्लू बे की तरफ निकल पड़ा। जब हम नॉर्थ गेट पर पहुंचे तो दीवार पर खड़े गार्ड्स ने हमें देख लिया। हमारी अच्छी तरह से आर्म्ड टीम को देखकर वो एकदम रुक गए। स्कारफेस, तुम्हें तो निकाल दिया गया था, वापस क्या कर रहे हो? स्कारफेस अब मेरा वफादार आदमी था। वो सीधा खड़ा हुआ और जोर से बोला, हम ब्रदर बाओ से बिजनेस की बात करने आए हैं। बिजनेस? तुम लोग? गार्ड हंस पड़ा। मैं गाड़ी से उतरा, आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, ब्रदर बाओ को बताओ लिन फैन वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे ग्रुप के बीच में देखकर उसे समझ आ गया कि मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। थोड़ी देर बाद उसने रेडियो पर ऊपर खबर दी। जल्द ही नॉर्थ गेट खुल गया। ब्रदर बाओ एक बड़े ग्रुप के साथ बाहर आया, जिसमें शेन लिंग भी थी, जो गार्ड स्क्वाड की पूर्व कैप्टन थी। बाओ एक भारी भरकम आदमी था, लगभग 40 साल का, जिसकी आंखों में चालाकी और घमंड साफ झलक रहा था। जब उसने हमारे ब्रांड न्यू गियर और शार्प अपीयरेंस देखे तो उसकी आंखों में हैरानी और लालच दोनों चमक उठे। अरे वाह, छोटे भाई लिन फैन, बहुत दिन बाद मिले, कहां से जैकपॉट मार लिया?
मैंने सीधा जवाब दिया, ब्रदर बाओ, मैं सीधी बात करता हूं, मैं अपने लोगों को ब्लू बे में लाना चाहता हूं। बाओ ऐसे हंसा जैसे उसने सबसे मजेदार बात सुन ली हो। छोटे भाई, होश में हो, मैंने ब्लू बे के लिए लड़ाई लड़ी है, मैं तुम्हें क्यों अंदर आने दूं? तभी मैंने उंगली चटकाई। मेरे पीछे स्कारफेस एक क्रेट लेकर आया। जैसे ही उसे खोला गया, उसमें सील्ड कंप्रेस्ड बिस्किट से भरा पूरा बॉक्स था। बाओ की हंसी तुरंत रुक गई। उसके पीछे खड़े गार्ड्स हैरानी से सांस खींचने लगे। हालांकि ब्लू बे की सिक्योरिटी मजबूत थी, लेकिन ज्यादा लोगों का मतलब ज्यादा खपत था। खाना हमेशा कम पड़ता था। उनका डेली रेशन मुश्किल से एक पीस ब्लैक ब्रेड होता था। यह सारा खाना कहां से आया? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक जवाब चाहिए, साथ काम करोगे या नहीं? बॉ की आंखें बदल गईं। किस तरह का कोऑपरेशन? सीधा सा, मेरे लोग अंदर आएंगे, हम खाना देंगे, तुम सिक्योरिटी संभालो, हम इस जगह को साथ में चलाएंगे। बाओ का चेहरा सख्त हो गया। तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं इस बेस का लीडर हूं। मैं किसी अनजान लड़के के साथ पावर शेयर कैसे कर सकता हूं? बराबरी पर, यही मेरी शर्त है। अगर नहीं माने तो हम जबरदस्ती अंदर आएंगे। जबरदस्ती? सिर्फ 20 लोगों के साथ? शेन लिंग! उसके इशारे पर शेन लिंग और उसके पीछे खड़ी ब्लड स्क्वाड एक साथ आगे बढ़ गई। चारों तरफ तुरंत एक खतरनाक माहौल बन गया। ब्लड स्क्वाड ब्लू बे की सबसे ताकतवर टीम थी। हर सदस्य एक अनुभवी एबिलिटी यूजर था। मेरे लोग तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा। मैंने शेन लिंग की तरफ देखा। वही महिला जिसने पहले मेरी मदद की थी, वो भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हैरानी दोनों थी। कैप्टन शेन, क्या आपको भी लगता है कि हम अंदर नहीं जा सकते? शेन लिंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर लिन, आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन ब्लू बे में 200 गार्ड्स हैं। जबरदस्ती अंदर घुसना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात एक दोस्ताना चेतावनी थी। बाओ मुस्कुराया। सुना, अपनी किस्मत मत आजमाओ। अपना सारा खाना दे दो तो शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को यहां रहने दूं, लेकिन तुम्हारे लोग वापस चले जाएं। यही उसका जवाब था। मेरी सारी सप्लाईज ले लो और मेरे लोगों को निकाल दो। काफी चालाक चाल थी। मैं मुस्कुराया। लगता था अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके पीछे मौजूद सबसे ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। मैंने उनकी तरफ देखकर धीरे और साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं उस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। मेरी बात से वहां सन्नाटा छा गया और फिर अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। बाओ हंसते हंसते लगभग रो पड़ा। शेनलिंग, सुना तुमने? ये इस साल की सबसे मजेदार बात है। लेकिन शेनलिंग नहीं हंसी। वो बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें पूरी तरह गंभीर थीं। उसे लग रहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और सच में मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे से मुस्कान हटाई और काउंटडाउन शुरू कर दिया। बाओ के चेहरे की मुस्कान जम गई। सबकी हंसी बंद हो गई। सब एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्हें कुछ अजीब लग रहा हो। वो 30 मंजिला टॉवर ब्लू बे का सबसे खास बिल्डिंग था, जहां ज्यादातर गार्ड्स के परिवार रहते थे। जैसे ही मैंने एक कहा, बाओ आखिरकार चिल्लाया, बस बकवास, इसे खत्म करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने काउंटिंग पूरी की, मैंने अपनी पूरी पावर छोड़ दी। मैंने पास की किसी चीज को टारगेट नहीं किया, बल्कि अपनी पावर की रेंज को पूरी हद तक बढ़ा दिया। मैंने लगभग 100 यार्ड्स दूर उस विशाल बिल्डिंग को निशाना बनाया और मन ही मन कहा, रिफ्रेश। पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई। सैकड़ों डरे हुए लोगों की आंखों के सामने वो 30 मंजिला स्काईस्क्रेपर फ्लिकर करने लगा, जैसे कोई खराब टीवी सिग्नल हो, लगातार ग्लिच हो रहा हो। उसकी आकृति धुंधली होने लगी, धीरे धीरे गायब होने लगी। सिर्फ 1 सेकंड में वो पूरी बिल्डिंग और उसके अंदर की हर चीज हवा में गायब हो गई। वहां सिर्फ खाली नींव बची थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सबके चेहरे जम गए। डर और हैरानी से सबकी हालत खराब हो गई। बाओ के लोग पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और चिल्लाते हुए भागने लगे, जैसे अपोकलिप्स से भाग रहे हों। बाओ खुद जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांप रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी 200 लोगों की गार्ड यूनिट एक पल में बिखर गई। शेनलिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड नहीं भागी, लेकिन हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। शेनलिंग का हाथ, जो उसकी तलवार पकड़े था, हल्का सा कांप रहा था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि इस दुनिया में चलने वाला कोई भगवान हूं। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और बाओ के पास गया, जो जमीन पर जड़ बना पड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा,
जैसे मैं कोई राक्षस हूं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अब क्या मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूं? बाओ ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और रास्ता खाली कर दिया। मैंने उसे नजरअंदाज किया, पीछे मुड़ा और स्कारफेस और बाकी लोगों से कहा, शहर में चलो। तभी मेरी टीम होश में आई। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में अंधभक्ति साफ दिख रही थी। उन्हें पता था कि उनका लीडर स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी ताकत की कल्पना नहीं की थी जो एक पूरी बिल्डिंग को मिटा दे। ये कैसी पावर थी? ऐसे लीडर के साथ अपोकलिप्स में सर्वाइव करना मुश्किल नहीं था। हमारा काफिला ब्लू बे रेजिडेंसेस के अंदर चला गया और सब लोग हमें हैरानी से देखते रहे। किसी ने भी हमें रोकने की हिम्मत नहीं की। शेन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड चुपचाप हमारे पीछे चल रही थी, जैसे वो हमें एस्कॉर्ट कर रही हो। मुझे उसी दिन समझ आ गया कि ब्लू बे रेसिडेंसेस का अब नया मालिक आ चुका है। ब्लू बे में सेटल होने के बाद सबसे पहले मैंने हिसाब बराबर किया। बाओ और उसके टॉप लोग जो डर के दम पर राज करते थे, उन्हें बंद कर दिया गया। मैंने उन्हें मारा नहीं, मैंने सिर्फ उनकी पावर्स छीन ली। एवोल्यूशन के बाद मेरी रिफ्रेश एबिलिटी अब जीवित लोगों पर भी काम कर सकती थी। मैं किसी के शरीर को रिफ्रेश करके उसे पूरी तरह हेल्दी बना सकता था और नेचुरली मैं उनके पावर कोर को भी रिफ्रेश कर सकता था। उसे उस समय पर रीसेट कर सकता था जब उन्होंने पहली बार अपनी पावर पाई थी। बाओ, जो एक हेल्पलेस और मोटा आदमी बन गया था, पूरी तरह टूट गया। जहां तक शेन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड की बात है, मैंने उन्हें अपने साथ मिलाने का फैसला किया। वो असली फाइटर्स थे। उनके अंदर अभी भी इंसानियत बची थी, जो इस अपोकैलिप्स में बहुत रेयर थी। शेन लिंग के सामने मैंने एक टांग ब्लेड को रिफ्रेश किया जो लड़ाई में खराब हो चुका था, और फिर एक एंटीबायोटिक्स का बॉक्स जो एक्सपायर होने वाला था, उसे बिल्कुल नया बना दिया। शेन लिंग ये सब देखकर आखिर समझ गई। मेरी एबिलिटी ना तो स्पेशल स्टोरेज थी, ना ही रिपेयर। वो कुछ ऐसा था जिसे वो समझ ही नहीं सकती थी, जैसे प्रकृति का कोई नियम हो। एक ऐसी पावर जो इस दुनिया के मूल नियमों को छूती हो। वो काफी देर तक चुप रही और आखिरकार उसने मेरे सामने झुककर कहा, ब्लेड स्क्वाड, आज से हम आपके आदेश मानेंगे। ब्लेड स्क्वाड के मेरे साथ आने के बाद मैंने सच में ब्लू बे रेसिडेंसेस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। मैंने नए रूल्स बनाए। हर किसी को, चाहे उसके पास पावर हो या ना हो, अगर वो काम करेगा तो उसे खाना मिलेगा। मेरी एंडलेस सप्लाईज के कारण मैंने जल्दी ही सबका विश्वास जीत लिया। साथ ही मैंने कम्युनिटी के सारे ट्रबल मेकर्स को भी हटा दिया। मेरी मैनेजमेंट में ब्लू बे पूरी तरह बदल गया। अब वो एक थ्राइविंग और जिंदा जगह बन चुका था। मेरे माता पिता मुझे गर्व और संतोष की नजरों से देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मेरी एबिलिटी असल में क्या है। उन्हें बस इतना पता था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब वो ऐसा इंसान बन चुका है जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता है। जब बेस पूरी तरह स्टेबल हो गया, तब मैंने कुछ और गहराई से सोचना शुरू किया। मेरी एबिलिटी की सीमा आखिर क्या है? मैंने इंस्टेंट नूडल्स को रिफ्रेश किया था, मैंने पूरी बिल्डिंग्स को रिफ्रेश किया था, तो क्या मैं किसी जीवित इंसान को भी रिफ्रेश कर सकता था? मुझे एक गार्ड मिला जिसे लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी ने खरोंच दिया था और वो धीरे धीरे खुद भी ज़ॉम्बी बनने लगा था। सबको लगा कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। एक हल्की सफेद रोशनी उस गार्ड को घेरने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसके शरीर में हो रहे बदलाव साफ साफ वापस होने लगे। मैंने देखा कि उसका घाव गायब हो गया और मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कर दिखाया था। मैंने उसके शरीर को इन्फेक्शन से पहले वाली हालत में वापस ला दिया था। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी वायरस अब मौत की सजा नहीं रहा। यह खोज मेरे लिए एक पूरी बिल्डिंग को रिफ्रेश करने से भी ज्यादा एक्साइटिंग थी। अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता हूं, तो क्या मैं और लोगों को बचा सकता हूं? शायद इस पूरे अपोकलिप्स को खत्म भी कर सकता हूं। मेरे दिमाग में एक बड़ा प्लान बनने लगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पर्सनल हिसाब चुकाना था। मैंने शेन लिंग को बुलाया और पूछा कि क्या लेहुओ नाम के किसी सर्वाइवर ग्रुप की कोई खबर है जिसमें चेन यान था, वो डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर, और मेरी एक्स ल्यू रोई यान। शेन लिंग ने मैप निकाला और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ इशारा किया। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। वो ईस्ट का सबसे बड़ा फैक्शन है। उनके लीडर का नाम चेन यान है, एक पीक डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर। मेरी आंखों में ठंडा गुस्सा चमक उठा। कल चलते हैं अपने पड़ोसियों से मिलने। अगले दिन
मैं सिर्फ शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड को साथ लेकर गया। हम एक आर्मर्ड ऑफ रोडर में बैठे जिसे मैंने खुद अपग्रेड किया था और सीधे उस बड़े सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़े। वो जगह अब एक मजबूत किले में बदल चुकी थी। दीवारों पर हथियारबंद गार्ड्स खड़े थे। हमें देखते ही वो सतर्क हो गए। अपना नाम बताओ, शेन लिंग ने बाहर झुककर जोर से कहा। लान बे बेस से लिन फैन, ब्लेज बेस के लीडर चेन यान से मिलने आए हैं। दीवार पर खड़े लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना था, लेकिन लान बे बेस के बारे में जानते थे। कुछ ही देर में सुपरमार्केट का मेन गेट खुल गया। एक आदमी लाल लेदर जैकेट में बाहर आया। उसके पीछे लियू रुई यान थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए। कई महीने हो गए थे। लग रहा था लियू रुई यान अब काफी अच्छी हालत में थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो रुक गई। फिर उसके चेहरे पर तिरस्कार और घमंड आ गया। अरे ये तो लिन फैन है, बाहर सरवाइव नहीं कर पाया, अब यहां भीख मांगने आया है। उसे अभी भी लगता था कि मैं वही कमजोर इंसान हूं जिसे उसकी जरूरत थी। चैन यान ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर जब उसने शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सावधानी आई, लेकिन फिर भी वो बेपरवाह दिखा। लान बे बेस, कभी नाम नहीं सुना। हम फालतू लोगों को नहीं रखते। अगर यहां से जिंदा जाना है तो अपनी गाड़ियां और सामान छोड़कर निकल जाओ। उसके लिए उसकी छोटी सी फायर पावर ही सब कुछ थी। लियू रुई यान भी उसका साथ देते हुए बोली, सुना तुमने लिन फैन, पुरानी पहचान के चलते बोल रही हूं, घमंड मत करो। तुम जैसे हो चेन यान के जूते साफ करने लायक भी नहीं हो। मैंने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ा। लियू रुई यान, तुम्हें वो इंस्टेंट नूडल का खाली कप याद है जो तुमने मुझ पर फेंका था? वो एक पल के लिए चुप हो गई। कौन सा कप? मुझे याद नहीं, हटो यहां से। मेरी मुस्कान गायब हो गई, मेरी आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे है। आज मैं तुम्हें वहीं खिलाने आया हूं। वो जोर से हंसने लगी। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे कब खिलाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? चेन यान भी हंसते हुए बोला। बड़े बोल रहा है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने हाथ में एक जलती हुई आग का गोला बना लिया। ब्लेड स्क्वाड तुरंत तैयार हो गई, लेकिन मैं और शेन लिंग शांत खड़े रहे। मैंने उस आग के गोले को देखा और सिर हिला दिया। बस इतना ही? बहुत कमजोर। मैंने हाथ उठाया और वो आग का गोला हवा में बुझ गया, जैसे मोमबत्ती बुझती है। चेन यान का चेहरा जम गया। क्या हुआ? मेरी आग कहां गई? वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन एक चिंगारी भी नहीं निकली। उसकी डी रैंक एबिलिटी खत्म हो चुकी थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने लियू रुई यान की तरफ देखा। अब समझ आया मुझे यह करने का हक क्यों है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर से कांपने लगी। शेन लिंग ने उसे पकड़कर मेरे सामने घुटनों पर गिरा दिया। वो रोते हुए माफी मांगने लगी। मैंने जेब से कुछ निकाला। वो वही क्रश्ड इंस्टेंट नूडल कप था। मैंने उसे रिफ्रेश किया और वो फिर से नया बन गया। मैंने उसे खोलकर नूडल्स निकाल दिए और खाली कप उसके सामने रख दिया। लियू रुई यान ने उसे देखा और समझ गई। कांपते हुए उसने उसे उठाया और सबके सामने उसे खाने लगी। आंसू और नाक बह रही थी। चेन यान ये देखकर डर गया और वो भी घुटनों पर गिर गया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं बस लियू रुई यान को देखता रहा जब तक उसने पूरा कप और रैपर खा नहीं लिया। ले हुओ बेस का पतन मेरी उम्मीद से भी आसान था। उनके लीडर्स की पावर्स खत्म हो चुकी थीं और वो सब डर चुके थे। उन्होंने बिना लड़ाई के हार मान ली। मैंने दोनों बेसिस को मिला दिया। अब ब्लू बे बेस ईस्ट का सबसे ताकतवर ग्रुप बन गया। लियू रुई यान का हिसाब पूरा होने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान बेस को मजबूत करने और एबिलिटीज को समझने में लगाया। अगर यह बात फैल गई कि मैं ज़ॉम्बी वायरस ठीक कर सकता हूं तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब तक मैं खुद को सुरक्षित रखने लायक मजबूत नहीं हो जाता, मुझे यह बात छुपाकर रखनी होगी। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब बनाई जिसे मेरे माता पिता संभालते थे, जहां उन लोगों का इलाज होता था जिन्हें अभी भी बचाया जा सकता था। जिन्हें भी मैं ठीक करता वो मेरे सबसे वफादार फॉलोअर बन जाते। मेरा इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान मेरी मुलाकात कई और सर्वाइवर ग्रुप से हुई। दोस्तों को मैं मदद और सप्लाईज देता, दुश्मनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। धीरे धीरे लिन फैन का नाम लेजेंड बन गया। कुछ लोग मुझे भगवान का दूत कहते तो कुछ मुझे विनाश का राक्षस। लेकिन एक बात कोई नहीं नकार सकता था, मैं इस अपोकलिप्स की दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। अपोकलिप्स के 5वें साल में ब्लू बे बेस 1 लाख लोगों की मेगा सिटी बन चुका था। हमारे पास मजबूत डिफेंस सिस्टम था, खुद का एग्रीकल्चर था और सोसाइटी वापस नॉर्मल होने लगी थी। यहां लोग फिर से मुस्कुरा रहे थे और मैं, इस शहर का क्रिएटर और प्रोटेक्टर, बहुत कम ही पब्लिक में दिखता था।
ज्यादातर समय मैं सबसे ऊंची टावर पर खड़ा होकर उस शहर को देखता था जिसे मैंने बनाया था। मेरी एबिलिटीज भी अब बहुत बढ़ चुकी थीं। अब मुझे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं थी। मैं अपनी नजर के दायरे में सब कुछ रिफ्रेश कर सकता था। मैं सूखी जमीन को हरा भरा बना सकता था। मैं गंदे पानी को साफ कर सकता था। मेरी पावर अब भगवान जैसी होती जा रही थी। शेन लिंग अब होप सिटी की सुप्रीम कमांडर थी। वो मेरे पीछे खड़ी होकर रिपोर्ट दे रही थी। माय लॉर्ड, वेस्ट से जॉम्बी होड़ आ रहा है। एक एस क्लास इंटेलिजेंट जॉम्बी। एस क्लास जॉम्बीज अपोकैलिप्स की सबसे बड़ी तबाही होते हैं। उनमें एक पूरे शहर को खत्म करने की ताकत होती है। मैंने दूर देखा, लाखों करोड़ों ज़ोंबीज का सागर, और उसके बीच में हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एक एस क्लास ज़ोंबी। उसने भी मुझे देख लिया। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों से टकराईं। एक खतरनाक मानसिक दबाव मेरी तरफ आया। शेन लिंग कमजोर पड़ गई, लेकिन मैंने हाथ हिलाया और वो दबाव खत्म हो गया। तैयार? शेन लिंग ने गहरी सांस ली। होप सिटी आपके साथ अंत तक खड़ी है। मैं मुस्कुराया। नहीं, हम मरने वाले नहीं हैं। मैंने शहर की तरफ देखा। आज ये अपोकलिप्स खत्म होगा। मैं अकेला शहर के बाहर गया। दीवार पर खड़ा होकर उस ज़ॉम्बी ओशन का सामना किया। 1 लाख लोग मुझे स्क्रीन्स पर देख रहे थे, डरे हुए लेकिन भरोसे से भरे। एस क्लास ज़ॉम्बी ने हमला शुरू कर दिया। मैंने हाथ उठाए, लेकिन अटैक करने के लिए नहीं। मेरे चेहरे पर सिर्फ दया थी। मेरी पावर डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं थी, रीबर्थ के लिए थी। मैंने आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी, पूरी दुनिया को टारगेट करते हुए। समय जैसे रुक गया। एक सफेद रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। जहां जहां वो रोशनी गई, ज़ॉम्बीज रुक गए। उनके शरीर ठीक होने लगे। उनकी आंखों में इंसानियत वापस आ गई। धरती हरी हो गई। आसमान साफ हो गया। एस क्लास ज़ॉम्बी भी इंसान बन गया। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो गई। वायरस खत्म हो गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। होप सिटी में सन्नाटा छा गया। फिर लोग रोने लगे, खुशी से। फिर पूरी दुनिया में खुशी की आवाज गूंज उठी। सब मेरा नाम चिल्लाने लगे। मैं दीवार पर खड़ा था, हवा महसूस करते हुए। मैंने शेन लिंग को देखा, अपने माता पिता को देखा और मुस्कुराया। मेरे सामने इंस्टेंट नूडल्स थे जो इन्फिनिट रिफ्रेश हो सकते थे, और मेरे पैरों के नीचे ये दुनिया भी।